हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यशवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफपी एग्जाम प्रेपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज सिंगल फिलर्स का ये थर्ड वीडियो है जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले दो वीडियोस में मैंने करीब 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 20 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए, उनके लॉजिक सॉल्यूशन भी देने की मैंने आपको कोशिश करी है। एंड आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी बच्चे को वो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वो वीडियो मेरा दोबारा से आप देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना थर्ड वीडियो का 21st क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए ये है 21st क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें डैश कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन ऑन डैश मेन रोड। अब देखो ये क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया है, तो जिन बच्चों को आर्टिकल्स का अच्छा ज्ञान है वो तो इसको कर लेंगे, नहीं जिसको ज्ञान नहीं है वो उसमें यहाँ पर क्या होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखिए क्या है कि अगर मैं यहां लिखता हूं द कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन ऑन द मेन रोड, ठीक है, तो आंसर तो ये होना चाहिए हिसाब से, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, अब आंसर क्या है, आपको लिखना है यहाँ पर ए और यहाँ पर लिखना है द। अच्छा, मेन रोड का तो सबको पता है कि मेन रोड एक ही होगी जहां की बात हो रही है, तो वहां के लिए डेफिनेट आर्टिकल द आएगा ही। तो मेन रोड के लिए आपका क्या होगा, आर्टिकल द आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो द आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो कार्ट है वो तो चलो कॉमन नाउन है, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया हुआ है विद मैंगोज, तो ये भी क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। तो द कार्ट लोडेड विद मैंगोज। तो अब आप ध्यान से समझो कि ये जो लोडेड विद मैंगोज लिखा गया है ये उसका डिस्क्रिप्शन ना होके उसको कैटेगराइज कर रहा है। तो क्या होता है कि जब भी किसी नाउन को कैटेगराइज किया जाता है तो फिर कैटेगराइज करने में भी क्या होता है, वो इंडेफिनेट ही रहता है। तो यहां पर ए आना चाहिए और यहां पर द आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी किसी नाउन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो वो डेफिनेट होता है, अगर उसको कैटेगराइज किया गया होगा तो फिर वहां पर वो क्या रहेगा, आर्टिकल इंडेफिनेट ही रहेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, डैश बॉय वियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब आप ध्यान से देखो, जब इस बॉय की मैं बात कर रहा हूं और इसका डिस्क्रिप्शन दिया है वियरिंग रेड शर्ट, तो यहां मैं उसको कैटेगराइज ना करके उसको क्या कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है इसका, अगर किसी नाउन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो आप दा लगाओगे, लेकिन किसी नाउन के बाद उसको उसकी कुछ कैटेगराइजेशन दे रखी है। अब हम बहुत सारी कार्ट है, उस कार्ट की कैटेगरी क्या है, वो लोडेड विद मैंगोज है, तो ये कैटेगराइज किया है आपने, यहां पर कैटेगराइज ना करके उसको डिस्क्राइब किया है। तो डिस्क्रिप्शन में दा लगता है, कैटेगराइजेशन में ए लगता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिकली डैश पार्ट ऑफ ट्री इज यूज्ड बाय ह्यूमन। अब जैसा कि आप सबको ही पता है कि पेड़ का लगभग हर हिस्सा जो होता है ह्यूमन के द्वारा यूज कर लिया जाता है। ठीक है, यही बात इसमें बोली है। अब यहां पर क्या है, प्रैक्टिकली ए पार्ट ऑफ ट्री। अब ए पार्ट ऑफ लिखोगे तो इसका कहने का मतलब है एक ही पार्ट यूज होता है और वो भी पता नहीं कौन सा। अगर ए लगा रहे हो तो किस पार्ट की बात कर रहे हो ये पता नहीं है, कि इंडेफिनेट हो गया, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, तो ये तो गलत हो गया। अब ये कहता पार्टिकुलर ऑल पार्ट, अगर यहाँ पर ऑल लिखा जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन पार्ट्स होना चाहिए था तो ये ठीक होता। तो क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लिखा तो यहाँ ऑल भी नहीं लगा सकते आप। अब ईच, प्रैक्टिकली ईच पार्ट ऑफ अ ट्री, अब हमारा क्या क्या हो सकता है, या तो ईच हो सकता है या एवरी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूजन है कि ईच लगाया जाएगा या एवरी लगाया जाएगा, ये यहाँ पर हमें देखना है। देखो अब इसको मैं एक समझा देता हूं। ईच जो होता है ना वो हमेशा पहले तो किसके लिए लगाया जाएगा, ओनली फॉर टू। पहले तो हमेशा ध्यान रखें जब भी दो चीजों के बीच में बात हो रही होगी तभी ईच का यूज करो। इफ मोर देन टू, अगर मोर देन टू के लिए आप लगा रहे हो ईच को तो इट शुड बी डेफिनेट, इट शुड बी ऑफ डेफिनेट नंबर। ईच ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो के लिए लगेगा, दो से ज्यादा के लिए भी लगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिसके लिए भी आप उसको लगा रहे हो उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला
डैश स्टेट इन इंडिया हैज अ चीफ मिनिस्टर। डैश स्टेट इन इंडिया हैज अ चीफ मिनिस्टर। अब स्टेट तो एक से ज्यादा है इंडिया में, लेकिन हमें पता है कितने स्टेट हैं, तो हमें नंबर ऑफ स्टेट्स का नंबर पता है, ठीक है। तो वो कितना है 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा। इसका मतलब है ईच वहां पर भी हम लगा सकते हैं जहां पर 2 से ज्यादा तो है नंबर, बट हमें पता है कि वो नंबर है कितने, तो ईच का यूज तो एक तो इसलिए हो जाता है। फिर बात करते हैं एवरी की। तो एवरी का यूज मोर देन 2 के लिए होता है। अब प्रॉब्लम आएगी कि भाई मोर देन 2 के लिए इसको भी यूज करते हैं और इसको भी यूज करते हैं, तो हम कैसे करें। तो वो करता है इट शुड बी ऑफ डेफिनेट नंबर, यहां पर होना चाहिए इट शुड बी ऑफ इनडेफिनेट नंबर्स, ठीक है। एवरी 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, बट उसके नंबर क्या होने चाहिए, इनडेफिनेट। अब जैसे मैंने बोला डैश बॉय इन द क्लास इज वेरी सिंसियर। अब चाहो तो यहां ईच लगा लो, चाहे यहां एवरी लगा लो, सेंस तो दोनों से ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश ग्रामर में सेंस नहीं चलता है, लॉजिक चलता है। अब यहां पर जिस बॉय की बात कर रहे हो, जिन बॉय की बात कर रहे हो, कितने बॉय है वो आपको नहीं पता ना, तो नंबर क्या है, इंडेफिनेट है, तुम्हें नंबर नहीं पता, तो यहाँ ईच नहीं लगा सकते, एवरी लगाओगे। तो एवरी बॉय इन द क्लास इज वेरी सिंसियर। बात समझ में आई मेरी। अब आ जाओ इधर, इसी बात पर इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है। अब ये जो वर्ड प्रैक्टिकली है ना, इसके 2 मीनिंग होते हैं बच्चों। प्रैक्टिकली को हम बेसिकली 2 मीनिंग में समझते हैं। एक तो होता है इन अ प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, प्रैक्टिकली ही इज राइट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ही डिड दिस वर्क प्रैक्टिकली, मतलब उसने एक काम प्रैक्टिकल मैनर में किया, तो एक तो वो हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली का मतलब ऑलमोस्ट भी होता है, नियरली भी होता है। मतलब जब आप किसी अमाउंट के लेकर श्योर नहीं होते हो, तो भी हम प्रैक्टिकली का यूज करते हैं। तो जब भी प्रैक्टिकली का यूज नंबर्स के साथ या डिटर्मिनर्स के साथ किया जाता है, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट या नियरली होता है। तो अब आपको ये समझ में आता है कि जब आप किसी चीज के, किसी नंबर से पहले आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जिसमें आप डेफिनेट उसको बता ही नहीं सकते। भाई जब आप नियरली ऑलमोस्ट बोल रहे हो, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स। तो जब व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, तो इसका मतलब है वो इंडेफिनेट हो गया। अगर इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट किस केस में लगाया जाता है, एवरी के केस में। तो देखो यहाँ ईच भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एवरी। तो देखो प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज यूज्ड बाय ह्यूमन। आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैं समझाता हूं। देखिए ये जो वर्ड एनॉयड होता है ना, इसके साथ हम विद का भी यूज करते हैं और इसके साथ हम एट का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप अबाउट कहते हो तो अबाउट भी लिख लेते हैं। तो जब आप विद का यूज करते हो, तो विद हमेशा पर्सन्स के साथ यूज किया जाता है। एनॉयड, जब भी आप किसी से एनॉयड होते हो और अगर वो क्या है, कोई पर्सन है, तो बेसिकली तब आप एनॉयड के साथ विद लगाओ। जब आप कोई ऑब्जेक्ट से एनॉयड होते हो, तब आपको एट लगाना चाहिए, और किसी टॉपिक से एनॉयड होते हो तब आपको अबाउट लगाना चाहिए। तो ये है इसका बेसिक एनॉयड का कॉन्सेप्ट। अब अगर माय टीचर वाज, अस क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, तो देखो एनॉयड विद आ जाना चाहिए, एट और अबाउट और एनॉयड नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा समझ में आ गया आपको कि एनॉयड विद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डैश विद हिज क्लासमेट्स। अब देखो यहाँ पर 4 हमारे पास क्या दे रखे हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं इसको। एक दे रखा है गेट अलोंग,
गेट अमंग, गेट वेल एंड गेट अप। ठीक है, तो अब इन सारों का अगर हमें मीनिंग पता है तो ही हम इसको फिलअप कर पाएंगे, तुक्के से हम इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। देखिए गेट अलोंग का मतलब होता है फ्रेंडली और कंपेटिबल, कंपेटिबल विद समवन। गेट अमंग का मतलब होता है वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, और गेट वेल का तो मतलब आपको पता ही है, जल्दी किसी को, जब आप किसी को ये कहते हो गेट वेल सून, तो उसके लिए गेट वेल मतलब अच्छा हो जाना, और गेट अप का मतलब खड़े हो जाना होता है। तो ये दोनों का तो सेंस कोई है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, गेट अमंग का भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ रहा। ये कह रहा था न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विद हिज क्लासमेट्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली होना, कंफर्टेबल होना वो डिफिकल्ट समझ आता है। हमारा आंसर हो गया गेट अलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता आया हूं, हर बार समझाता आया हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंडीशनल सेंटेंसेस से फीलिंग्स में, एरर्स में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, बहुत सारी जगह पर कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन रखा ही जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में कई बार बताया हूं, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो उसमें क्लियर हो गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका सेकंड कंडीशनल का। अब सेकंड कंडीशनल दो केसेस में बनाई जाती है। क्या? पहला, जब आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट। दूसरा क्या है, जब आप लो प्रोबेबिलिटी की बात करो। ठीक है, तो बेसिकली इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट और लो प्रोबेबिलिटी दोनों ही सेकंड कंडीशन में लिखी जाती है। इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट में क्या होता है, ऐसी बात जो ना तो कभी पास्ट में हो सकती थी, ना प्रेजेंट में हो सकती है, और ना कभी फ्यूचर में होगी, जस्ट आप उसको क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो व्हेन यू आर इमेजिनिंग, हमेशा हमें सेकंड कंडीशनल या पास्ट सब्जेक्टिव मोड का यूज करना पड़ता है। दूसरा वजह क्या होता है, जब आप किसी कंडीशन को बोल रहे हो और उस कंडीशन का रिजल्ट के आने की संभावना बिल्कुल लो है, नील है, ना के बराबर है, तो भी हमें सेकंड कंडीशनल का यूज करना पड़ता है। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करने में बहुत अच्छा लगता। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि वो उसकी जगह पर नहीं था, तो ये उसकी इमेजिनेशन हुई। ठीक है, वो कह रहा है अगर होता लेकिन नहीं था ना, तो ये उसकी इमेजिनेशन हुई। अब ये ध्यान रखना है कि सेकंड कंडीशनल में इमेजिनेशन के लिए हम जब भी स्टेट्स बताते हैं किसी की, स्टेट्स मतलब वो क्या था, खुद जब सब्जेक्ट अपने बारे में बताता है तो हम वॉज का यूज कभी नहीं करते, उसकी जगह वर का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारी क्या होता है, जो हमारी, मैं आपको ये समझा देता हूं, जो हमारी कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं एक्शन बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए वर्ब का यूज करते हैं, और अगर पोजेशन बताना है तो हेड का यूज करते हैं। तो इन तीनों ही वर्ब का यूज होता है। अगर आप पोजेशन बता रहे हो सब्जेक्ट का, जैसे काश मेरे पास कार होती, तो हेड का यूज करो क्योंकि पोजेशन बता रहे हो। काश में एक टीचर होता, अगर आप हो नहीं लेकिन इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप अपनी स्टेट बता रहे हो तो वर्ब का यूज करो। काश मैं उसे पढ़ा पाता, तो आप ये अपना एक्शन बता रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। और जो आपकी रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब देखो फर्स्ट फॉर्म तो लिखी हुई है, तो यहाँ वुड आना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। अब आप कहोगे सर वर तो पहले लिखा है, जबकि आई वर यू लिखना चाहिए था उसे। तो बेटा चाहे आप इफ आई वर यू लिख दो या वर आई यू लिख दो, दोनों ही सेम चीज होती है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ
आई वर यू, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप वर को पहले लिखना चाहते हो तो भी ठीक होता है, इफ हट जाता है उस केस में, तो वर पहले आ जाता है, इफ हट जाता है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर इक्वल टू वर प्लस सब्जेक्ट भी होता है। तो वर को चाहे पहले लिख के कर लो तो भी वही बात है, और इफ के बाद सब्जेक्ट लिख के बाद में वर लिखो तो भी वही बात है, दोनों ही कंस्ट्रक्शन ठीक है। बस वर पहले आने से इन्वर्जन फॉलो हो जाता है, बस इतना ही होता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है scarcely dash the teacher entered the class when he entered the noise। इसको क्वेश्चन का आंसर समझाने से पहले मैं तुम्हें इसका एक अलग सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो पेपर में लगभग पूछा जाता है। 3 वर्ड होते हैं हमारे एडवर्ब, scarcely, barely, rarely, hardly। जब भी ये एडवर्ब हो और इनके बाद कभी कंजंक्शन लिखा जाए तो व्हेन का ही यूज किया करो, जैसा कि इसने करा भी है स्केर्सली के साथ। देखो यहां पर व्हेन का यूज किया गया है। तो स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली को हमेशा व्हेन फॉलो करता है, जबकि नो सूनर आ जाए तो नो सूनर को हमेशा देन फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि नो सूनर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन देन होता है। तो इनके साथ व्हेन का यूज और इनके साथ देन का यूज। एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे। तो यहां पर तो कोई गलती नहीं है, देख लिया आपने। अब इसमें हमें फीलिंग्स करनी है। अब फीलिंग्स करते हुए हम क्या करें? अब प्रॉब्लम ये है कि स्केर्सली के बाद जब भी स्केर्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, रेयरली आ जाए, हार्डली आ जाए, या नेवर आ जाए पहले, या सो आ जाए पहले, या आपका नो सूनर आ जाए पहले, या आपका नाइदर आ जाए पहले। ठीक है, इस तरीके के ये वर्ड आ जाए, तो अगर शुरू में या सेंटेंस में आ जाते हैं इस तरीके के वर्ड, तो सेंटेंस में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स का मतलब वो पलट जाता है। पलट कैसे जाता है? नॉर्मल हमारा अगर कोई हमारा सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड शुरू में लगाओ तो हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाती है। ठीक है, तो हमें मालूम है जब स्केर्सली पहले आ गया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए यहाँ पर। अब वही हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर लगानी भी। अब इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं? अब ये जो एंटर्ड है डिड के साथ, तो डिड तो कभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा डिड? क्योंकि डिड के साथ अगर आता तो यहाँ एंटर्ड न लिखते, एंटर लिखा होता। क्यों? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो डिड तो सिरे से खारिज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हैज भी नहीं आ सकता और विल हैव भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बात कब की चल रही है? पास्ट की चल रही है। हर्ड सेकंड फॉर्म होती है। अगर ये सेकंड फॉर्म होती है तो विल हैव फ्यूचर, और ये प्रेजेंट है, तो आंसर क्या बचा? हैड बचा। तो देख लो क्या होगा, स्केर्सली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइज। तो बहुत क्लियर सी बात है, तो इसका आंसर हो गया हमारा हैड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। When I was in college, I was used to। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो अगर इसको अभी ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अभी क्लियर कर दूंगा। अब देखो, when I was in college, जब मैं कॉलेज में था, I was used to dash lawn tennis with my college mates, है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। अगर आपने पढ़ा हुआ तो यूज टू के बाद इनका यूज नहीं किया जाता, तो ये तो दोनों सिरे से खारिज। क्योंकि प्लेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, जबकि ये पास्ट की है, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं। और प्लेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं। ठीक है, चलिए ये दोनों तो खत्म हो गए। अब यहाँ पर दो वर्ब का यूज किया जा सकता है, या तो प्ले का या प्लेइंग का। अब ये हमें कैसे पता लगे कि यहाँ प्लेइंग आना चाहिए, प्ले? तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। जब भी यूज्ड टू देखेंगे आप, तो यूज्ड टू बेसिकली दो तरीके से काम करता है। करता तो ये तीन तरीके से काम है, लेकिन क्योंकि अभी मुझे सिर्फ तुम्हें इसी के लिए समझाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ।
अब यूज्ड टू जो होता है वो मोडाल भी होता है, मोडाल ऑफ पास्ट हैबिट। जब भी आपको किसी के पास्ट हैबिट बतानी हो तो आप यूज्ड टू से यूज करके इसको बता सकते हैं। दूसरा यूज्ड टू जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। ये क्या बताता है? हैबिचुअलिटी, मतलब आदत। किसी चीज का आदी हो जाने को भी हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। अब आपको बस ध्यान इतनी सी बात रखनी है कि जब भी यूज टू मॉडल वर्ब होगा, मान लो मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या देखना है, ये जो यूज्ड टू मैंने लिखा है इससे पहले कोई बी फॉर्म्स तो नहीं है। बी फॉर्म्स का मतलब है, अगर मैं बी फॉर्म्स की बात करूं तो बी फॉर्म्स होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी क्या होती है? बी फॉर्म्स होती है। ठीक है। अगर आपको ये दिखाई पड़ता है कि यूज्ड टू से पहले इनमें से कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है तो ये बन जाता है मोडाल वर्ब। ये क्या बन जाता है? मोडाल। अब आपको पता है जो मोडाल वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, मस्ट हो, इन सब के साथ वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कब? जब इससे पहले कोई बी फॉर्म ना हो तब ये हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद ये मेन वर्ब हो जाती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? इज लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो, वॉज लिखा हो, वर लिखा हो, फिर उसके बाद यूज्ड टू लिखा गया हो, तो अब हमें पता है कि ये जो यूज्ड टू है ये अब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने इज एम आर लिखा है वो हमारी क्या है? मेन वर्ब है। जब इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है तब वो इज एम आर मेन वर्ब का ही काम करती है। तो इज एम आर मेन वर्ब हो गए। जब ये मेन वर्ब होते हैं तो हमेशा अपने बाद अपनी स्टेट बताते हैं। ये क्या हो गई? स्टेट हो गई। स्टेट किसकी हो गई? सब्जेक्ट की। इसका मतलब है यूज्ड टू जो यूज्ड हो गया है वो किस चीज का यूज्ड हो गया है? वो सब्जेक्ट किसी चीज का आदि हो गया है। तो अगर यूज्ड यहां पर क्या है लिखा गया है तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। और जो टू लिखा गया है ये प्रीपोजिशन हो गई। हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। तो याद रखना कि जब भी यूज्ड टू से पहले बी फॉर्म लिखी हो तो टू के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। अब आ जाओ इधर। When I was in college, I was, देखो बी फॉर्म आ गई। अब बी फॉर्म के बाद यूज्ड टू लिखा है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारी प्रीपोजिशन होगी, तो यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो देखो ये प्ले भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लेइंग। तो हो जाएगा व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज यूज्ड टू प्लेइंग लॉन टेनिस विद माय कॉलेज मेट्स। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर यह बात समझने की है और आई थिंक ये बात आपने अच्छी तरह से समझ ली। कुछ बात समझ में नहीं आई है तो बस इतनी ही बात ध्यान रख लो। अगर यूज टू से पहले इज एम आर वॉज वर है तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाओ। अगर यूज टू से पहले इज एम आर वॉज वर नहीं है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इजंट इट अ हाई टाइम यू डैश योर जॉब एंड डैश अ बिजनेस। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल से ही पूछा गया है, बल्कि सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव मूड हमारे तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, एक होता है हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और एक होता है हमारा परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, तो अभी मैं आपको मूड पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको ये क्वेश्चन मूड का आया है तो मैं उसी मूड के बारे में आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट और परफेक्ट का तो ये नहीं, हमारा क्या है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में एक रूल होता है, क्या? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, it is opportunity, it is high opportunity।
तरीके के अगर आपको क्लॉजेस किसी सेंटेंस के शुरू में देखने को मिलते हैं, किसी भी सेंटेंस के शुरू में देखने को मिलते हैं, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं बच्चों। एक तो इट इज राइट टाइम, और एक मीनिंग था इट इज ऑलरेडी लेट, मतलब पहले ही देर हो चुकी है, समय निकल चुका है, फायदा कुछ नहीं। अगर इसका मतलब होता है इट इज राइट टाइम, तो इससे बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो हमें देखकर पता लग जाता है कि जो बोला गया इट इज हाई टाइम, ये कहना चाहता है कि आप बिल्कुल सही समय है, आप अपना ये काम कर लो। अगर टू प्लस वी वन है, जैसे मैंने लिखा इट इज टाइम टू रन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये बिल्कुल सही समय है भागने का, ठीक है। लेकिन अगर इसका मतलब है कि समय निकल चुका है, अब समय, अब तुम कुछ भी कर लो उसका फायदा नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस उसका ऑब्जेक्ट एक क्लॉज बनती है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अब आप देख लो इजंट इट अ हाई टाइम, तो ये इन्हीं में से लिया गया है। अगर ये यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन देखो यहाँ टू प्लस वी वन बन के हमने सब्जेक्ट लिखा है। अगर सब्जेक्ट लिखा है तो इसका मतलब है इट इज ऑलरेडी लेट का सेंस देता है। अगर ये इट इज ऑलरेडी लेट का सेंस देता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ दो है, लेफ्ट और स्टार्टेड, तो हो जाएगा इट इजंट इट अ हाई टाइम यू लेफ्ट योर जॉब एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट है, और आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है शी सेट डैश मी इन द लास्ट एग्जाम एंड ट्राई टू चीट। अब क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहां होगा, देखो बियॉन्ड और टू तो नहीं आएगा। अब कंफ्यूजन बच्चों को या तो बिसाइड्स में होता है या बिसाइड में होता है। ज्यादातर बच्चों को तो शायद पता होगा इसका डिफरेंस, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं अलोंग विद, साथ साथ, कहने का मतलब इन एडिशन टू। लेकिन अगर मैं बोलूं बिसाइड बिना इसका, तो इसका मतलब होता है बाय द साइड, बाय द साइड ऑफ, या फिर नियर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बगल में, ठीक है। तो अब आप अपने आप देख लो यहां पर कौन सा सेंस है, शी सेट, तो बिसाइड्स का तो सेंस है ही नहीं, तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। तो बिसाइड्स में और बिसाइड में ये डिफरेंस होता है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल हैड बीन डैश फॉर 5 मिनट्स बाय अ स्टॉकर एलिजिडली फॉर रिफ्यूजिंग फ्रेंडशिप प्रपोजल बाय हिम। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैं जरा समझाऊंगा आपको तो समझ लेना। अब आपको ये तो पता है कि हैड बीन के बाद स्टैब्स और स्टैब तो नहीं आएगा, या तो स्टैबिंग आना चाहिए, स्टैब्ड आना चाहिए, है ना, दो चीजें आ सकती हैं। अब यही बात यहां पर समझने की है कि स्टैबिंग आना चाहिए, स्टैब्ड आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अब आप ये बात हमेशा से ध्यान रखें कि कोई भी बी फॉर्म हो, चाहे वो इज हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो वॉज हो, चाहे वो वर हो, चाहे वो आर हो, बी फॉर्म्स कोई सी भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बी फॉर्म के बाद सिर्फ अगर वर्ब लगाई जाती है, सिर्फ दो ही फॉर्म में वर्ब लगाई जाती है। कौन सी? एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप ये ध्यान से समझ लें बात, हर कोई नहीं समझा पाएगा आपको ये बात, इसलिए ध्यान से समझे इस बात को कि बी के बाद हमेशा वर्ब की दो ही फॉर्म लगाई जा सकती है, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जा सकती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इसके अलावा बी के बाद वर्ब की कोई सी भी फॉर्म नहीं लगाई जाती। एग्जांपल दे देता हूं, आई एम टीचिंग, दूसरा है आई एम टॉट। एक मैंने लिखा आई एम टीचिंग एंड आई एम टॉट। अभी दोनों ही चीजें ठीक है, टीचिंग भी सही है और टॉट भी ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। अब यही से समझना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है तो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो इसका मतलब समझ लेना हमारा सब्जेक्ट क्या है, पैसिव। अब तुमको सर एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है, अब ये भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो मैं समझा देता हूँ।
एक्टिव का मतलब यह है कि सब्जेक्ट ही उस एक्शन को कर रहा होगा तो वो एक्टिव है। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्शन ना करके कोई और एक्शन उस पर कर रहा है, वो उस एक्शन का रिसीवर है, तो फिर समझ लेना वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अब देखो यहां पर आई एम टीचिंग बोल रहा हूं तो मैं डूअर हूं अपने काम का, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने आई एम टॉट लिख दिया तो मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। तो यहां पर तो मैं डूअर हूं और यहां मैं रिसीवर हूं। तो याद ये रखना है कि बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है तो आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं होना चाहिए उस काम का, तो ही आप थर्ड फॉर्म लगा पाओगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है उस काम का तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा पाओगे। अब आ जाओ इधर, ए गर्ल हैड बीन स्टैब, वर्ड लिखना है ना यहां पर। स्टैब का मतलब चाकू से किसी को गोदना। अब स्टैब, ये गर्ल स्टैब कर रही थी या इसे किया जा रहा था, तो आप कहोगे सर इसको किया जा रहा था। अगर इसको किया जा रहा था तो ये डूअर नहीं है अपने काम की, ये रिसीवर है इस काम की। अगर रिसीवर है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते आप, फिर क्या लगाई जानी चाहिए आपको, ये लगाई जानी चाहिए। गलत हो गया और यहाँ हो गया हमारा स्टैब। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि बी फॉर्म के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म तब जब आपका सब्जेक्ट ही उस काम को कर रहा हो, और वर्ब का ईडी फॉर्म तब जब आपका सब्जेक्ट उस काम को रिसीव कर रहा हो। गॉट इट? क्लियर हुई ये बात? चलिए देखिए, आज के 10 क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है। एंड आई होप आपको जो भी मैंने कंसेप्ट समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आए हों। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, इसको एक बार दोबारा से देख लें। वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड की गई है, यूट्यूब पे डाली जा रही है, तो फिर इसका मतलब है इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप समझ लें इसको, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें, जो आपकी क्वेरी लिख दें। नेक्स्ट किसी वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं लेकर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।